कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर एलगी के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किए थे एलगी के लिए। इसके पहले टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आशीष कुमार दुबे और मैं आपके लिए डेली शाम को 7 बजे नीट 2026 के जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं और उनका जो तैयारी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूं। और लगातार शाम को 7 बजे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, और सब कुछ समझाते हुए चल रहे हैं। ऐसे समझिए कि बायोलॉजी पढ़ा नहीं बल्कि सिखाया जा रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको डेली 7 बजे मिलता रहे। एक चीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई भी क्लास छूटता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट हैं। पहले चैप्टर का यूनिट फर्स्ट में मैंने लिविंग वर्ड को कंप्लीट किया, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैंने कंप्लीट किया। एक वीडियो पूरा देख लीजिएगा, पूरी बायोलॉजी आपको समझ में आने लगेगी कि इस क्लास में सबसे यूनिक तरीके से मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज चर्चा करने वाले हैं खासकर एलगी के बारे में चर्चा करेंगे। एलगी के रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पिछले वाले क्लास में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया था। आज छोटा सा जो वीडियो है एलगी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसी पे चर्चा करना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी जब भी आप काम करिए तो पूरी ईमानदारी से करना है। पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। एलगी के रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। एलगी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मैंने इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर चुका। प्रीवियस वाला का जो इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एलगी की रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा इसके बारे में कर लिया है और इसका आज करना है। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। वेजिटेशन के बारे में भी मैंने बता दिया था। ये बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं कि बाइनरी का मतलब क्या होता है कि जब बाइनरी का मतलब क्या होता है कि बॉडी का विखंडन हो जाना, एक बॉडी का टूट के दो बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना, ऐसे संरचना को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल। पेरेंट सेल यहाँ पे दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरी बात फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग of the body of an organism into fragments on maturation, each fragment growing into an individual organism। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी जो है फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया तब होती है जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, टूट जाती है। क्या करती है, टूट जाती है और टूटने के बाद एक नए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये बात एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। एग्जिबिटेड बाय द यूनिसेलुलर एल्गा क्लेमाइडोमोनास। ये जो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया है क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा। जबकि फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन आपको स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी फ्रेम का अलग हो जाना। ध्यान रखिएगा, आपके फ़ोटो का जो फ्रेम होता है उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो वहीं से ये चीज़ निकला है और इस फ्रेगमेंट का टूट जाना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं उनको आप शेयर करते चलिए। और मनीलाल जी आप कैसे हैं, आप बराबर हमारे इस चैनल से बने हुए हैं। तो लगातार बच्चा यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात हो तो आप डायरेक्ट एकदम हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी आपकी कम्युनिकेशन
जो है यूट्यूब के कमेंट के सेशन के द्वारा हमारा आपका कम्युनिकेशन बराबर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब एसेक्सुअल किस प्रकार से होता है। मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से होता है। एक होता है एप्लैनोस्पोर, क्या कहते हैं, एप्लैनोस्पोर। दूसरा क्या होता है, जू स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो एप्लैनोस्पोर्स का मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, दैट इज क्या कहते हैं, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यूलोथ्रिक्स में एप्लैनोस्पोर जो है प्रक्रिया पाई जाती है। पहली पॉइंट एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा तो ये याद रख लेना है। इसके बाद ये होते कैसे हैं, ये ऐसे स्पोर होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, जिनका मूवमेंट ही नहीं होता है। जिनका क्या नहीं होता है, जिनका मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे स्पोर को क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल कहा जाता है। जबकि जू स्पोर्स की बात करें तो शब्दों को जितना तोड़ेंगे बायोलॉजी आपकी उतनी ही सरल हो जाती है। मैं आपको क्या बता दूं, यहाँ पे देखिएगा जू स्पोर, ध्यान रखिएगा। जू स्पोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पोर जो मोटाइल होता है। एक ऐसा स्पोर जो मोटाइल होता है, क्योंकि जू का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। ध्यान रखिएगा, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। और एनिमल का जो मूवमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से जू स्पोर्स कैसे होंगे, जहाँ पे जू शब्द लगा हो, किसी भी स्पोर्स की बात करें तो वहाँ पे वो कैरेक्टर क्या होगा, मोटाइल कैरेक्टर होगा। और मोटाइल होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू एल्गी, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद करना है कि जू स्पोर का एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। जबकि यहाँ पे एप्लैनोस्पोर में यूलोथ्रिक्स है। सीधा एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो इसको आपके दिमाग में रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़े से इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्लेमाइडोमोनास में किस तरीके से कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो पेरेंट सेल होता है, जिसे क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम कहते हैं। जू का मतलब क्या होता है, जो ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं। और स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके स्पोर्स में फ्लैजिला भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला की वजह से ये क्या करते हैं, लहरा के एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ से निकल के मूवमेंट करते हैं और फिर अंजाम देते हैं किसको, रिप्रोडक्शन को। कौन सा, वो भी एसेक्सुअल। तो याद रखना, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, स्पोर के फॉर्मेशन से क्या होता है, एक होता है एप्लैनोस्पोर, दूसरा को क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। यहाँ पे इनका एग्जाम्पल रट लेना है, एप्लैनोस्पोर में यूलोथ्रिक्स के द्वारा। जबकि जू स्पोर की अगर हम बात करें तो जू स्पोर आपको किस में देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा। ये आपके जहन में होना चाहिए। और यहाँ पे जो पेरेंट सेल से क्या होगा, जब इनकी सेल डिवाइड होंगी और ये फटेगा, तो फटने के बाद ये क्या करता है कि जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर की तरफ आने पे क्या होंगे, जितने भी स्पोर्स हैं सब बाहर आएंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, एक अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है ना, एक नई एल्गी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ऐसी बातें जो न समझ में आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है,
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसमें ये 3 प्रकार के, पहले क्या है एन आइसोगैमी, मैं आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। एन आइसोगैमी, दूसरा क्या है आइसोगैमी है, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है आइसोगैमी है, और तीसरे को क्या कहते हैं ओगैमी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में सबसे कॉमन क्या है। यहाँ पे गैमी की बात करें तो गैमी सब में सेम है, क्या है सब में सेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा कि तीनों में गैमीट आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस गैमी का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके के क्या है गैमीट हैं, क्या है एक तरीके के गैमीट हैं। कैसे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, गैमीट है इसका मतलब ये हुआ। और आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो बोथ गैमीट आर डिसिमिलर, ध्यान रखिएगा जब भी एन आइसोगैमी की बात हो, जब भी एन आइसो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़ थोड़ा एकदम सरल तरीके से बायोलॉजी सिखा के रख देंगे, इतना भरोसा रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आइसोगैमी और यहाँ भी आइसो है, यहाँ भी आइसो है, तो दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ क्या लग जा रहा है ए और एन। ए और एन लगने से इनका जो मतलब है पूरी तरीके से बदल जा रहा है। बदलने से क्या हुआ कि इनके जो दोनों गैमीट हैं, इनके जो दोनों गैमीट हैं ये कैसे गैमीट हैं डिसिमिलर हैं। कैसे हैं डिसिमिलरिटी शो कर रहे हैं। डिसिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, एक कैसा होगा एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा दूसरा कैसा होगा छोटा देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा और दूसरा छोटा किस में देखने को मिलेगा एन आइसोगैमी में। एग्जाम्पल की बात करें तो यूडोरीना इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं एक चीज़ और दिला दूं कि यदि हमारा विषय आपको न समझ में आए, यदि बायोलॉजी नहीं समझ में आ रहा तो बीच में ही क्लास छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आइसोगैमी की बात करें तो आइसो का मतलब क्या होता है सिमिलर होता है। जब भी ये शब्द आपको बायोलॉजी में देखने को मिले, और ये पूरे बायोलॉजी में कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे आइसो का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा गैमीट जो पूरी तरीके से क्या होता है सिमिलर होता है। कैसा होता है एकदम सिमिलर होते हैं, ऐसे गैमीट को क्या कहते हैं आइसोगैमीट। और यहाँ पे सबसे खास बात कि ये जो सिमिलरिटीज़ होती है दोनों की स्ट्रक्चर क्या होंगे सेम होंगे, दोनों की संरचना सेम होगी, और इस वजह से ऐसे गैमीट को क्या कहते हैं आइसोगैमी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मोटाइल तब होगा जब वो फ्लैजिला पाया जाएगा, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं यूलोथ्रिक्स कहते हैं। और जिसमें नहीं मिलता है ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं नॉन मोटाइल। पूछा गया है कि नॉन मोटाइल कैरेक्टर किस में देखने को मिलेगा, तो आपको स्पाइरोगायरा मारना है। जब मोटाइल पूछे तो आपको यूलोथ्रिक्स मार के आना है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूँ ओगैमी की बात करें तो ओगैमी में सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओगैमी का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट इज लार्ज, फीमेल गैमीट कैसी होती है बड़ी होती है, एंड द नॉन मोटाइल लार्ज एंड नॉन मोटाइल, एंड द मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि जो चीज़ बड़ी होगी उसको ले जाना क्या होता है कठिन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। याद करने का सबसे स्पेशल तरीका, जो चीज़ जो चीज़ बड़ी होगी उसको ले जाना आसान है, इस वजह से ये कैसा होगा नॉन मोटाइल होगा। जबकि मेल गैमीट छोटे होंगे और छोटी चीज़ बहुत जल्दी से पहुंचती है, आप इसके बारे में जानते हैं। तो स्मॉल जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्मॉल होता है उससे क्या कहते हैं भाई, जो स्मॉल होगा उसे मोटाइल कहेंगे और मेल गैमीट कहा जाता है। और ये गैमीट
छोटे होने की वजह से फटाक से किसके पास पहुंच जाता है, फीमेल के पास। किसके पास पहुंच जाता है, फीमेल के पास पहुंच जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक मान लीजिए छोटा है तो छोटा बड़े के पास पहुंच जाएगा, और बड़ा यदि छोटा जाएगा इसके पास तो इसको जाने में जो समय लगेगा, इससे यहाँ पे क्या होगी, रिप्रोडक्शन में टाइम लग सकता है। लेकिन छोटा इसके पास आएगा तो रिप्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एन आइसोगैमी, आइसोगैमी और ओगैमी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ध्यान रखिएगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आपको रटना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आपको याद रख लेना है। और आपको मैं बता दूं कि 3 टाइप मैंने बताया, 3 टाइप में एन आइसोगैमी, आइसोगैमी और ओगैमी, ये 3 टाइप थे। और जिसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने सभी एग्जाम्पल को भी आपको बता दिया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम क्या देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, फेजेस ऑफ एल्गल लाइफ साइकिल। एल्गल के जो लाइफ साइकिल हैं इनकी अगर हम फेज की बात करें तो फेज में क्या होता है, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे खास बात है कि एल्गी के लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लांट की चर्चा करेंगे। प्लांट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जो एन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड, जबकि डिप्लॉइड में हम क्या कहते हैं, n+n, या इसको 2n कहेंगे। ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाएगा, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड खुद अपने आप में बता रहा है कि मैं सिंगल हूँ, और डिप्लॉइड क्या बता रहा है कि मैं खुद स्वयं क्या हूँ, डबल हूँ। इस वजह से इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लांट में इस दोनों प्रोसेस में, चाहे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, ये दोनों के दोनों सेल माइटोसिस प्रक्रिया की तरह डिवाइड होते हैं। किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। याद रखना है कि चाहे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, इसमें कौन सी प्रक्रिया से अलग होंगी, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और अगला पॉइंट क्या कहता है, दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। ये जो प्लांट बॉडी है अलग अलग होते हैं, और अलग होने के साथ साथ ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होगा। क्या होगा, एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऐसी संरचना जो n होती है। डिप्लॉइड में क्या होगा, जिसकी संरचना 2n होती है। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, 2n या डिप्लॉइड। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इन्हीं का रोल है, ठीक है। इसके बाद स्पोरोफिटिक की बात करें। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है, एक ऐसी जनरेशन जो डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉइड जाइगोट होती है। मैं आपको फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर आपको क्लियर कराते हैं। स्पोरोफिटिक का मतलब थोड़ा समझिएगा कि स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होता है, एक जो स्पोर्स के द्वारा फॉर्मेट हो, और फिटिक का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। क्या होता है, प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट का जो जनरेशन आगे की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे पीढ़ी को क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है और एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करें, इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द वन सेल्ड डिप्लॉइड जाइगोट। ध्यान रखिएगा, ये जो जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, 2n देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, 2n। जब भी डिप्लॉइड आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी डिप्लॉइड है तो क्या सोचेंगे, 2n फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। ध्यान रखिएगा, इस फ्यूजन
ये तब बनेगा जब हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूज करेंगे और फिर डिप्लॉइड। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए N है, हैप्लॉइड है, और फिर N ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। जब इनका फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर, ये भी N और ये भी N, ये भी हैप्लॉइड गैमीट और ये भी हैप्लॉइड गैमीट। और इस हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूज़न के बाद, इस हैप्लॉइड गैमीट के फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, 2N बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड अवस्था को ही क्या कहा जाता है, स्पोरोफिटिक। ध्यान रखिएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे। बहुत बड़ा रोल है, जब तक इनका फ्यूज़न नहीं होगा तब तक ये डिप्लॉइड नहीं होंगे, और डिप्लॉइड नहीं होगा तो स्पोरोफिटिक इनका जनरेशन कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देयर आर नो फ्री लिविंग, यहाँ पे किसी भी तरीके का जो स्पोरोफाइट्स होते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में देखने को ये नहीं मिलेगा। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, थोड़ा समझिएगा। मियोसिस इन द जाइगोट, जो जाइगोट आपको देखने को मिलेगा इसमें मियोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, एक ऐसी बॉडी जो आधी आधी डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, एक नया बना ले और दूसरा भी नया बना ले, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, मियोसिस। और मियोसिस कहाँ मिलेगा, जो आपने डिप्लॉइड कंडीशन देखा था वहाँ पे, और इस कंडीशन में अलग होने के जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो ये क्या करेंगे, एक हैप्लॉइड यहाँ पे बनाएगा और दूसरा हैप्लॉइड आपका यहाँ पे बनाएगा, हैप्लॉइड यहाँ पे बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले क्या बनाएंगे, ये पहले हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की कंडीशन बनेगी, तब बनेगी जब यहाँ पे मियोसिस होगा, और इसी से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एल्गल की जो लाइफ साइकिल है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आते हैं कि गैमीटोफिटिक जनरेशन क्या होता है। गैमीटोफिटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गैमीट वाला पौधा जिसकी कैसे कंप्लीट पीढ़ी होगी ये देखना है। तो हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली, जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और गैमीटोफाइट क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमीट। ध्यान रखिएगा, क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमीट बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एल्गी शो एन अल्टरनेशन बिटवीन गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज। ध्यान रखिएगा, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज को ये शो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गैमीटोफाइट फेज होती है ये डोमिनेंट होता है। पूछा गया है कई बार कि गैमीटोफाइट क्या एल्गी में डोमिनेंट होता है, तो हाँ, ये पूरी तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है ये एकदम डोमिनेंट होते हैं। क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक फेज इन द सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमीटोफाइट में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है थोड़ा समझिएगा। द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म, इस तरीके की लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक कहते हैं। जो हैप्लॉन्टिक में ही रहे उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉल्वॉक्स आपको देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। 3 एग्जाम्पल हैं, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें किस तरीके का जनरेशन होता है, गैमीटोफिटिक जनरेशन होता है। कोई ऐसी बात जो न समझ में आ रही हो तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे एल्गल फेज जो लाइफ साइकिल है उसको थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे
आपको क्या समझना है कि की का प्रयोग किया गया है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा, n होता है, और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n होता है। क्लियर। अब इस फिगर पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्पोरोफाइट को देखेंगे। स्पोरोफाइट में आगे की तरफ चलेंगे तो स्पोरेंजिया बनाता है और यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, मियोसिस होती है। तो मियोसिस होने से क्या होता है कि एक तरफ फीमेल गैमीट बनेगा। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, एक कहते हैं, जबकि दूसरा जो है गैमेटोफाइट्स के फॉर्मेट पे बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। मतलब डिप्लॉयड से सीधा क्या, हैप्लॉइड बना। और हैप्लॉइड में एक तरफ फीमेल बनेगा और दूसरी तरफ जो कैरेक्टर बनता है उससे हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहेंगे। और मेल गैमीट क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। और फिर अब इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एग इधर से आएगा और स्पर्म इधर से, तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, 2n कहते हैं। क्या कहते हैं, 2n कहते हैं। और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना होता है, जो किस कंडीशन में, 2n या डिप्लॉयड होता है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लॉयड है का हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड ये भी है और हैप्लॉइड ये भी है। दोनों हैप्लॉइड अलग अलग हैं तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन, तो फिर डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड होने की अवस्था को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है। हम यही चाहते हैं कि आपको जो भी कंटेंट मिले एकदम बेहतरीन मिले। नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन ज़रूर करते चलिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर को समाप्त किया जाए। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हंसते हुए पढ़ते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए देखते हैं इस फिगर में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो। ये आपको ध्यान रखना है, हैप्लॉइड को n कहेंगे, डिप्लॉयड को 2n कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया था ये इनके पिगमेंट के आधार पर किया गया। किसके आधार पर, इनके पिगमेंट के आधार पर किया गया था। पिगमेंट के आधार पर क्या किया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम्पल है, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लैमिनेरिया, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका है, लैमिनेरिया का है। किसका है, लैमिनेरिया का है। ठीक है, ये जो फिगर है आपको लैमिनेरिया का देखने को मिलेगा। इसके बाद हम फ्यूकस की तरफ आते हैं। फ्यूकस की क्या कहानी है, थोड़ा सा देखिएगा। फ्यूकस है ये क्या है, जो आपको ये वाला जो प्लांट दिख रहा है आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्यूकस कहते हैं। ये पिगमेंट के आधार पर इनको अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग कलर के रूप में इनको डिफाइंड किया गया है। माइक्रोसिस्टिस की बात करें तो माइक्रोसिस्टिस की बात करें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सॉर्गेसम, ध्यान रखिएगा, सॉर्गेसम ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। पैडिना की बात करें तो पैडिना, ये जो आपको दिख रहा है इसे पैडिना कहते हैं। और उसके बाद दाया में कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिखेगा, जो डाइकोटिलियन प्लांट की तरह लगभग दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोरफायरा की बात करें, पोरफायरा आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, पोरफायरा का है, तो ये आपको याद कर लेना है। एसिटाबुलेरिया, ये जो देख रहे हैं आप, इसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलेरिया कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद
फिलोफोरा की अगर हम बात करें तो ये जो आपको फिगर दिखेगा फिलोफोरा कहते हैं। क्लेडोफोरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अल्वा की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अल्वा भी देख लीजिए, एक बार दिखा देंगे तो आपके दिमाग में इस फिगर की संरचना बन जाएगी और याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्यूलिर्पा, यहाँ पे आप देखेंगे जो क्यूलिर्पा है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप इसको भी ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने जितनी संरचना की बात की ये किसके आधार पर, पिगमेंट के आधार पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। मैं साफ कर दूं, अब ले सकते हैं आप और आगे की तरफ चलते हैं। अगला है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के और ये किस आधार पर किए गए, दोनों चीज़ें याद रखना है। ये याद रखना है कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर किया गया। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो क्लासिफिकेशन पिगमेंट के आधार पर किया गया। किसके आधार पर, पिगमेंट के आधार पर किया गया। किसी में पिगमेंट प्रेजेंट थे, किसी में एब्सेंट हैं। तो आइए देखते हैं इनके तीन जो बेसिक हैं तो 11-12, लेकिन यही तीन आपके सिलेबस में हैं, इस वजह से केवल इन्हीं तीन पे जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करें तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे रोडोफाइसी, सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं रोडोफाइसी किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फियोफाइसी के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरा जो है क्लोरोफाइसी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद करिए जब मैंने एल्गी पहले दिन स्टार्ट किया था, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैंने ये कहा था कि एल्गी का जो अध्ययन होता है उससे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। जब तक एल्गी पढ़ेंगे तब तक ये शब्द आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे अलग करते हैं, जैसे मैंने अभी अलग किया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फाइसी यहाँ भी देखने को मिलेगा, फाइसी टर्म यहाँ भी देखने को मिलेगा और फाइसी टर्म यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इस पे निगाह दौड़ा लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैमिली है, जो क्लासिफिकेशन है, ये किससे बिलोंग करता है, एल्गी से। क्यों, क्योंकि फाइसी या फाइको का मतलब ही क्या होता है, एल्गी होता है या एल्गोलॉजी, जिसके अध्ययन अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या है, रोडो, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, रोडो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फियो कहते हैं। यही चीज़ तो बचा है। और इसे क्या कहते हैं, क्लोरो। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी तोड़ तोड़ के इस तरीके से समझा देंगे कि आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आने वाली पीढ़ी को आप पढ़ा सकते हैं, कभी भूलने वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो रेड होता है। कैसा होता है, जो रेड होगा। ध्यान दीजिएगा, रोडो का मतलब रेड, अपने दिमाग में भर लीजिए। इसके बाद मैंने फियो की बात किया। फियो क्या होता है, ये डार्क कलर होता है। डार्क कलर होता है और डार्क का मतलब क्या होता है, ब्राउन कलर का। ये जब भी फियो की चर्चा किया जाए, फियो अगर आपके दिमाग में आए तो फियो के लेके आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इनका जो कैरेक्टर है कैसा दिखाई देगा, फियो का मतलब ब्राउन कलर का। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और फाइसी का मतलब एल्गी होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हरा भरा दिखाई दे। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फियोफाइसी वो ब्राउन कलर का दिखेगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो रोडोफाइसी वो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। तो उम्मीद करते हैं 3 पॉइंट को क्लियर हो गया होगा। और इनके शब्दों को तोड़ के अगर आप सीखेंगे तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, कुछ बचने वाला ही नहीं है।
तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे आगे की तरफ हम चर्चा करेंगे। और एक एक चीज़ को मैं आपको बता दूं कि 10 साल का अनुभव आपको मिल रहा है इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रोडोफाइसी, एक एक कैरेक्टर यहाँ पे जो क्लोरोफिल मिलता है, ए मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोडोफाइसी में भी है, क्लोरोफाइसी में भी है, फियोफाइसी में भी है और क्लोरो में भी है। तो तीनों में जो ए वाला कॉन्सेप्ट है, ए यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल ए यहाँ भी और क्लोरोफिल ए यहाँ भी। तो ये तो मामला हुआ कि चलिए क्लोरोफिल तीन के तीनों में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जब रोडोफाइसी और फियोफाइसी की बात आए तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। जब रोडोफाइसी और फियोफाइसी की बात आए तो ये दिमाग में रख लेना है कि इन दोनों में ही, इसमें और इसमें जो क्लोरोफिल दूसरा है वो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। याद रहेगा। इसके बाद क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी बी जिसे कहा जाता है, ये याद रखना है, क्लोरोफिल बी। इन दोनों में क्या है, डी प्रेजेंट है, यहाँ भी डी प्रेजेंट है, यहाँ भी डी प्रेजेंट है। लेकिन क्लोरोफिल यहाँ की अगर हम बात करें, बी की बात करें तो बी किस में मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करेंगे तो आपको कभी भी किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप याद रखना है मैंने क्या बताया, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, डी और यहाँ भी डी। फिर से देख लीजिए, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है और यहाँ क्या है, बी है। सब कुछ यहीं रट जाएगा, घर पे कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार रिवीजन कर दे चलिए बस। इसके बाद मैं आपको आज और आपको बता दूं कि रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी कैसा होता है, रोडोफाइसी जो रेड कलर का दिखाई देता है। फियोफाइसी की बात करें तो ये ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ब्राउन कलर का होगा। और ग्रीन, जो क्लोरो की बात करें तो क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन होगा। और एक ऐसी एल्गी जो कैसी होती है, ग्रीन होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी कहा जाता है। थोड़ा सा आइए क्लोरोफिल को तोड़ते हैं। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, क्लोरो का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर, एकदम समझ के चलना है, ठीक है ना, एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे क्लोरो और फिल दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लोरो और फिल, ठीक है ना। क्लोरो का मतलब जब भी आपको दिखे तो ग्रीन, और फिल का मतलब क्या होता है, लीव्स होती हैं। जब पत्तियां आपको हरी दिखाई देंगी तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे ये पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा, फाइकोएरिथ्रिन और फ्यूकोजैंथिन होने की वजह से ये इनका कलर रेड और इनका ब्राउन। यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं है, इस वजह से इनका कलर कैसा होगा, इसलिए इनका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रोडो में जो पिगमेंट मिलता है, इस पिगमेंट को क्या कहते हैं, रोडोफाइसी में जो पिगमेंट मिलता है ऐसे को क्या कहते हैं, फाइकोएरिथ्रिन। जब भी एरिथ्रिन शब्द आए, जबकि रोडोफाइसी है तो एरिथ्रिन आपको याद कर लेना है। रोडो से आर, कैपिटल आर और दूसरे छोटे स्मॉल से एरिथ्रिन हो जाएगा, तो ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, फाइकोएरिथ्रिन। जब भी
एरिथ्रिन किस में देखने को मिलेगा? तो फाइको रोडोफाइसी में आपको क्या देखने मिलेगा? रोडोफाइसी में आपको फाइको एरिथ्रिन देखने को मिलेगा, याद रख लेना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, फियोफाइसी। ध्यान रखिएगा, फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे फ्यूकोजैंथीन क्या मिलेगा? फ्यूकोजैंथीन आपको देखने को मिलेगा। फ्यूकोजैंथीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो फियोफाइसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो और इसके बाद मैंने आपको इसको क्लियर ही कर दिया कि यहाँ पे केवल क्लोरोफिल ए और ए के बाद क्या आता है? बी। तो क्लोरोफिल ए और बी किस में देखने को मिलेंगे? क्लोरोफाइसी में। तो क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे, ऐसे से याद कर लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल में ए बी सी। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी किस में देखने को मिलेगा? क्लोरोफाइसी का मतलब पहला लेटर क्या है? सी है। इस वजह से ऐसे थोड़ा सा दिमाग में कुछ खुरापाती तरीके से पढ़ेंगे तभी दिमाग में रहेगा, नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन सभी के कैरेक्टर में मैंने आपको बता दिया और इनके कैरेक्टर के साथ साथ इनके एक एक हैबिटेट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं, हैबिटेट की बात करें तो प्लांट कहाँ पे रहता है? रोडोफाइसी। ये समुद्र में पाए जाने वाले प्रजाति। पूछा गया है परीक्षा में कि ये बताइए कि रोडोफाइसी कहाँ देखने को मिलेगा? तो क्या कहेंगे? ये पूरी तरीके से मेराइन होता है। इसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल की वॉल कोशिका की जो बाहरी परत होती है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट, एस्टर एंड फाइकोकोलाइड्स क्या कहते हैं? फाइकोकोलाइड्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सेल वॉल पूछा गया है कि रोडोफाइसी का जो सेल वॉल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे? सेल्यूलोज मिलता है, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट्स, एस्टर एंड फाइकोलाइड। इसके बाद पिगमेंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। आगे की तरफ चलते हैं, फूड स्टोरेज की बात करें तो फूड स्टोरेज में फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को रट लेना है, भूलना नहीं है। आगे की तरफ मेंबर की बात करें, कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जीलिडियम, कॉन्ड्रस क्रिप्सस एंड पायरोपिया इसका एग्जाम्पल। ये इम्पोर्टेंट है। कितने एग्जाम्पल हैं? 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल हैं। पाँचों में आपको रट लेना है, इसका कोई जुगाड़ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, दिमाग में रट लेना है। कैसे याद करना है? लिख कर याद कर लेना है। कैसे याद करना है? लिख के याद करना है। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जीलिडियम, कॉन्ड्रस क्रिप्सस इसका कंप्लीट नाम है। और पायरोपिया कहें तो ये किससे बिलोंग करता है? रोडोफाइसी से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, नीट 2026 में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। रोडोफाइसी कैसा प्लांट होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन। ध्यान रखिएगा, इनका जो नेचर होता है कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपना भोजन स्वतः बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक हार्विला, ये याद रखना है, हार्विला के बारे में याद रखना है, एक ऐसी स्पीसीज जो कि कलरलेस होती है। कलरलेस होगी तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो पैरासाइट होना पड़ेगा,
दूसरी की बॉडी पे, और एक किस पे पैरासाइट होता है, रेड एल्गी पर। ध्यान रखिएगा, रेड एल्गी पर ये क्या होता है, पैरासाइट के फॉर्मेट मिलता है। कौन कौन मिलता है, हार्वेला। हार्वेला क्या है, एक ऐसी प्रजाति जो कलरलेस होती है। कलरलेस होने के साथ साथ ये दूसरी बॉडी पे क्या करती है, अपने आप को स्थिर रखती है। याद रख लेना है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक इनका जो लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक होते हैं, जबकि पॉलीसाइफोनिया की अगर हम बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब पहले हैप्लॉइड स्टेज होगा और फिर ये डिप्लॉयड हो जाता है। याद रखना है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किस में देखने को मिलेगा, पॉलीसाइफोनिया में। जबकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलेगा, रोडोफाइसी में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बाइनरी फिजन आप देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ओगैमी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओगैमी कहते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर के द्वारा। इस पे चर्चा कर लिए हैं, तो बाइनरी का फ्रेगमेंटेशन और स्पोर के द्वारा। तो इसके एक लिए एक टर्म यूज कर लीजिएगा, BPS। इसके लिए एक टर्म यूज कर लेना है BPS से, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंट, यहाँ पे F कर लीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर का फॉर्मेशन। जबकि सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ओगैमी का प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे जनरली ये कैसे होते हैं, मेराइन फॉर्मेट में मिलेंगे। कैसे मिलते हैं ये, मेराइन होती हैं, समानता मेराइन होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो A और C, यहाँ पे D था, वहाँ पे D था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। A और C और फ्यूकोजैंथिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, फियोफाइसी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे की तरफ इसको देखते चलिए और इसको नोट भी करते चलिए, लिखते चलिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C, चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या फियोफाइसी में क्लोरोफिल A और C यही पाया जाता है और इसके साथ साथ फ्यूकोजैंथिन भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लेना है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है और एल्गिन की बनी होती है, ये आपको याद रख लेना है। सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है किसमें, फियोफाइसी में, सेलुलोज और एल्गिन की। इसके बाद स्टोरेज फूड की बात करें तो मैनिटॉल और लैमिनेरियन इसमें देखने को आपको मिलेगा। मेंबर ऑफ फियोफाइसी की बात करें तो एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम और डिक्टियोटा। ध्यान रखिएगा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम और डिक्टियोटा की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि पूरी तरीके से सही होंगे। एक्टोकार्पस, दूसरा क्या होगा, लैमिनेरिया, तीसरा क्या होता है, फ्यूकस, और चौथा सारगासम, और पांचवा क्या है,
डिक्टियोटा की बात करें तो ऐसे 5 मेंबर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर फियोफाइसी के अंतर्गत, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे फियोफाइसी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल्ड फास्ट कहा जाता है। और इसी से ये जो सॉइल से अटैचमेंट इनका बना रहता है। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर वाले संरचना को ये जो स्टेम की तरह दिखाई दे रहा है इसे स्टाइप कहते हैं। और इसके थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे ब्लेड कहा जाता है। और ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा और चलेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फियोफाइसी एल्गी का स्ट्रक्चर है। एल्गी के स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, नीचे होल्ड फास्ट, ऊपर स्टीप, ब्लैडर और ब्लैडर। इसके बाद फियोफाइसी में कुछ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन एक्सेप्ट इन फ्यूकस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा जो डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूकस होता है उसमें कौन सी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। एक्टोकार्पस और केल्प की बात करें तो यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक एक पॉइंट भूलना नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी में बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, जू स्पोर के द्वारा यहाँ पे ए जो रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल टाइप का, यहाँ पे तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल की बात करें एन आइसोगैमी, आइसोगैमी और आईओगैमी की तरह देखने को मिलता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि केल्प आर द जिएंट ब्राउन एल्गी। केल्प कैसा कलर है, अत्यधिक गहरा ब्राउन कलर का एल्गी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्प को कई बार पूछा गया है कि ये एल्गी है या फंजाई, ठीक है, तो क्या कहेंगे, एल्गी है। फॉर्मिंग अंडर वाटर फॉरेस्ट वेयर नो वेजिटेटिव कैन एग्जिस्ट ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या नहीं कर पाते हैं, वेजिटेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे की तरफ क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी का हैबिटाट कैसा होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म और वेरी फ्यू मेराइन। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कहाँ पे, मेराइन फॉर्म में देखने को मिलेंगी। कुछ पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे यदि सी है तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और यहाँ पे क्लोरोफिल सी, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, इनके सलवाल की बात करें तो सेलुलोज और पेक्टोज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्च फूड की बात करें, स्टोरेज फूड की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोफाइसी कुछ ऐसे मेंबर जो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वाल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ये ऐसे मेंबर हैं जो जिन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरोफाइसी का मेंबर कहा जाता है। किसका मेंबर कहा जाता है, क्लोरोफाइसी का। कौन कौन एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा है और कारा है। 5 ऐसे एग्जाम्पल और 6 ऐसे एग्जाम्पल जो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं। याद कैसे होगा, एक बार लिख के याद करिए, फिर उसी को याद करना है कैसे, मेमोराइज करके, रिपीट करके, ठीक है, तभी ये आपको याद भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्लोरोफाइसी में मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है। यहाँ पे बाइनरी फिजन, जू स्पोर, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार एन आइसोगैमी, आइसोगैमी और ओगैमी तीनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कप के आकार का डिस्क्वायर्ड, सी शेप्ड, रेटिकुलेट, स्पायर एंड स्टिलेट। ध्यान रखिएगा, कप के आकार का किस में पाया जाता है, किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। कप के आकार का किस में मिलता है, तो कप का आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपको स्पाइरोगायरा में, ध्यान रखिएगा, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डिस्क्वायर्ड्स की बात करें, डिस्क्वायर्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। डिस्क्वायर्ड आपको हायर प्लांट, जो हायर प्लांट होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद सी शेप्ड, ध्यान रखिएगा, सी के आकार का जो देखने को मिलेगा वो यूलोथ्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद रेटिकुलेट, ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल याद करना है, ओइडोगोनियम। क्या याद रखना है, ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम के अंतर्गत रेटिकुलेट एल्गी देखना है। स्पाइरल, ध्यान रखिएगा, स्पाइरल आपको किस में देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में आपको स्पाइरल एल्गी देखने को, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। जबकि स्टिलेट की बात करें, स्टिलेट की बात करें तो किस में देखने को मिलेगा, जिगनीमा में। जिगनीमा में आपको इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया कि कप के आकार का स्पाइरोगायरा, डिस्क्वायर्ड में हायर प्लांट, सी में यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओइडोगोनियम। स्पाइरल से स्पाइरोगायरा याद कर लेना है, रेटिकुलेट में जिग्नीमा याद कर लेना है, और यूलोथ्रिक्स किस में दिखता है, सी का आकार का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद मैंने एक प्लांट का जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लांट का जो किंगडम है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे और इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कल। तो बने रहिए लगातार, और मज़ा आ रहा हो, पढ़ने में आनंद लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी पास भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा इस वीडियो के द्वारा हो पाए। बहुत ही मेहनत लग रही है, बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए, और इस वीडियो को बनाने में और इस मैटर को तैयार करने में ढेर सारी मेहनत लगती है, तो जिसको हम बराबर आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो क्लास है यूनिक 2026 के लिए टारगेट लेके चला जा रहा है, और सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाइए और चैप्टर के अकॉर्डिंग उससे संबंधित क्वेश्चन भी लगाते चलिए, ताकि आपको इस बात का आइडिया मिलता रहे कि नीट में सिलेक्शन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि कभी भी कोई चीज़ तुरंत नहीं तोड़ी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको हमें 7 से 8 महीना, ध्यान रखिएगा, 7 से 8 महीना ध्यान देना है, और उस 7 से 8 महीने में हम आपकी पूरी तैयारी ज़बरदस्त करा देंगे। बायोलॉजी में 360 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है जो आपको रोक पाएगा। तो तैयारी करते रहिए, प्लस रिवीजन भी करते चलिए, वीडियो भी देखते चलिए। कोई बात न समझ में आए तो फिर से देखिए, और कोई बात फिर भी न समझ में आए तो आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो लगातार ये वीडियो मिलता रहेगा, और आपको मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको बेहतरीन देता रहूं, बेहतर से बेहतरीन देता रहूं, ताकि आपका जो भविष्य है, आप जो हमारे भरोसे जो हमसे जुड़े हैं, वो मैं उस बात को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि कोई भी काम करने के लिए नियमित होना ज़रूरी है। यदि आप किसी काम को लेकर नियमित नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान और हार का सबसे बड़ा कारण यही है। थोड़ा थोड़ा ही करते रहिए, लेकिन ज़रूर करिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। टॉपिक आपके सामने होगा, और जो बच्चे प्रीवियस
प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो इन दोनों वीडियो को जाकर देख लेंगे। और प्लेलिस्ट दोनों की आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, और इस प्लेलिस्ट को खोल करके जो लाइविंग वर्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो नहीं पढ़े हैं उसको जाके पढ़ ले। एक एक चैप्टर को एक एक चीज़ का एनालिसिस करके जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनको दिया जा रहा है। तो मैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और ज़बरदस्त तरीके से स्वस्थ रहिए।